लल्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उनके टैरिफ का मुकाबला हमको करना है। ठीक है, तो हमारा देश भारत कैसे मुकाबला करेगा उसके बारे में देखना है। तो देखो, अब आप पहले कुछ शब्द जान लो। ये अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है, ये है भारत, ये है रूस, ये भारत प्लस ब्राजील को भी ले लो, ब्राजील को भी ले लो इधर। ठीक है, और इधर अन्य देश जिसका भारत से संबंध है, भारत से संबंध है। ठीक है, अब देखो, ये है अमेरिका और ये है भारत। इस टाइम पे दोनों क्या थे? दोस्त थे। दोनों क्या थे? दोस्त। काफी सालों से मोदी और ट्रंप की दोस्ती चली आ रही है। अब आप देखो, अमेरिका में जब ट्रंप जी चुनाव लड़ रहे थे इस बार, तो उनका नारा ही था कि अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, वो अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर के चुनाव लड़े और चुनाव में वो जीत भी जाते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि भाई अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। तो ठीक है, सभी देश के सोचते हैं कि भारत फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, तो क्या दिक्कत है? गड़बड़ी है नहीं यहाँ पे। आगे देखते हैं कि अमेरिका ने अभी भारत पर 25% का टैक्स थोप दिया। ठीक है, कितने परसेंट का? 25% का टैक्स थोप दिया। जो सामान जो 25% का टैक्स थोप दिया। अब प्लस ब्रिक्स देशों पे, BRICS, जो ब्रिक्स देश है ना, इस पे भी 10% का टैक्स थोप दिया अलग से, प्लस 10% का टैक्स इधर थोप दिया। अब ये बताओ, 25% इधर, क्योंकि इंडिया भी ब्रिक्स का सदस्य है। ठीक है, ब्रिक्स कंट्री का इंडिया भी सदस्य है, तो इंडिया पे भी 10% लगा टैक्स। तो 25% ये प्लस 10% ये, कुल मिलाकर के कितने टैक्स हो गए? 35%। तो जो सामान 100 रुपए में अमेरिका निर्यात करता था, ठीक है, वहां पे यदि निर्यात किया तो 100 रुपए में वहां पे वो बिकती थी जो सामान, आज वो सामान 135 रुपए में बिकेंगी। अब आप वही सोचो, कोई भी ले लो, जैसे मदर डेयरी के दूध आता है 28 रुपए के या 29 रुपए के आधा लीटर की। ठीक है, अब अचानक से उसका रेट सीधे 50 रुपए हो जाए तो कोई लेगा? बोलेगा भाई मदर डेयरी का नहीं लूंगा, मैं अमूल का लूंगा, क्योंकि अमूल का सस्ता पड़ता है। तो ठीक वैसे ही अब भारत का जो सामान होगा ना, उसका रेट कितना हो जाएगा? अब 100 रुपए की जगह पे 135 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और अमेरिका की जो लोकल कंपनी बनाती होगी वो लगभग 100 रुपए में अपना सामान बेच देगी। कितने में बेच देगी? 100 रुपए में बेच देगी। ठीक है, तो कौन लेगा बताओ? भारत का सामान बिकेगा कि अमेरिका का बिकेगा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका का बिकेगा। तो घाटा किसको हो रहेगा? भारत को होगा ना, कि नहीं होगा? और सबसे ज्यादा हम निर्यात किसको करते थे? अमेरिका को करते थे। हमारे जो भारत की जो जीडीपी है, वो जीडीपी है हमारा $4.19 ट्रिलियन। ठीक है, ये हमारा भारत की जीडीपी है। ठीक है, इसके वजह से हम जो है, देखो, पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका। ठीक है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जर्मनी, चौथे नंबर पे, पहले कौन था चौथे नंबर पे? तो जापान था। उसको पीछे छोड़ते हुए भारत चौथे नंबर पे आ जाता है। भारत कितने नंबर पे आता है भैया? चौथे नंबर पे आ रहा है। अब जापान क्या हो गया? 5वें नंबर पे हो गया। जापान कितने नंबर पे हो गया? 5वें नंबर पे हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर की है दुनिया की? पूरे वर्ल्ड में तो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की है।
और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द कुछ वर्षों में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। अब क्या हुआ, अब अमेरिका ने अपना चाल चला और उन्होंने टैरिफ लगाया भारत पे, और 35% का टैरिफ लगा दिया। अब देखो भारत कितना उत्पादन करता है, भारत अपना जो 100% उत्पादन करता है, जितना उत्पादन करता है जीडीपी का, गुड्स एंड सर्विसेज का। किसका उत्पादन करता है भैया? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, सामानों का जो भी उत्पादन करता है भारत, मान लो 100% उत्पादन कर रहा है, इसमें से 100% में से भारत जो है 80% स्वयं कंज्यूम कर जाता है, स्वयं कंज्यूम कर जाता है। कंज्यूम का मतलब कि खत्म कर देता है, स्वयं यूज कर लेता है भारत। बचा कितना? 20%। कितना बचा? 20%। ठीक है, ये 20% बचा है। अब इसी में से हम अमेरिका को भी निर्यात करते हैं, रसिया को भी निर्यात करते हैं, और भारत से जो संबंधित अन्य देश है जिससे व्यापार होता है, बांग्लादेश, हाँ, बाकी सारी देशों, श्रीलंका को और सिंगापुर को, सारी देशों को हम निर्यात करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें 20% में से जो हम निर्यात करते हैं अपने, उसमें सबसे ज्यादा हम अमेरिका को निर्यात करते हैं। किसको निर्यात करते हैं? अमेरिका को। हमारा जो व्यापार, अमेरिका का जो व्यापार होता है ना, हम भारत और अमेरिका से, उसमें हम फायदे में थे और अमेरिका घाटे में था। हम क्या थे? इंडिया वाले फायदे में थे, अमेरिका क्या था? घाटे में था। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है जो भी हम वहां पे अपना उत्पाद निर्यात करते थे अमेरिका में, मान लो उसका 100% यदि देखोगे अपने निर्यात का, तो उसमें से 75% से लगभग 80% तक, 75 से 80% तक सामानों पे 135% का क्या लग गया भैया? टैरिफ लग गया। ठीक है, टैरिफ, इसमें 35% का टैरिफ लग जाता है। अब बाकी जो 20% सामान बचते हैं, उनमें ठीक है, पहले के जैसा चल रहा है, जितना टैरिफ था उतना चल रहा है। अच्छा, कुछ ऐसी कीमती वस्तुएं हैं जैसे डायमंड हो गया। क्या हो गया भैया? डायमंड हो गया। दूसरा, कॉटन इंडस्ट्री में देख लो, कॉटन हो गया। अब ये इंडस्ट्री में एकदम शांति छाया हुआ है, सियापा जिसको बोलते हैं, क्योंकि निर्यात हो नहीं रहे हैं। जब निर्यात हो नहीं रहे तो भाई दिक्कत तो होगा उनके व्यापारियों को। अब क्या भारत ने कहा है कि ठीक है, थोड़ी दिन रुको, हो जाएगा। तो अभी तक तो इधर बीच जो है, जब से ये मामला चल रहा था, तो अभी जो वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो थोड़ा रद्द था, बंद था। ठीक है, अब स्टार्ट होगा। अब क्या पता कि ट्रम्प भगवान भारत पे मेहरबान हो जाए कि टैरिफ कम कर दे, कि और बढ़ा भी सकते हैं, वो तो उनको कोई जानता नहीं है। हाँ, जो कि ट्रम्प तो ये नहीं समझते कि कार्बन सिंक क्या है। ट्रम्प को ये नहीं मालूम कि कार्बन क्या चीज होता है। हाँ, उनको ये भी नहीं मालूम, क्योंकि उनको कहना है कि नहीं, प्रदूषण कुछ होता नहीं है, कार्बन से कुछ नहीं होता है। तो ट्रम्प तो निश्चल आदमी है। अब देखेंगे हम भैया ट्रम्प की बात। अब मामला हमारा यहाँ पे पहुंचा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रास्ता है, ठीक है, तो अब अमेरिका ऐसा क्यों किया, ये सब करने का कोई कारण तो होगा ना। रूस और अमेरिका का दोनों का कट्टी चलता है, दुश्मनी है। ठीक है, दुश्मनी चलता है। ठीक, अब दोनों में दुश्मनी चल रहे हैं। तो अमेरिका कहता है कि तुम जब मेरे दोस्त हो भारत, तो तुम रूस से क्यों दोस्ती रखते हो? रूस से तुम्हें पेट्रोलियम नहीं लेना है, कच्चे पदार्थ नहीं लेने हैं, तेल लेने नहीं हैं, और ना ही तुम्हें कोई भी हथियार लेने हैं। ठीक है, जैसे हमने रूस से S-400 लिया था, S-400 हथियार लिया था रूस से, जो अभी भारत और पाकिस्तान से पहलगाम में लड़ाई हुआ, उसमें S-400 का बहुत ही अच्छे से यूज किया गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो अब भारत जो है कहा कि भैया हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। ठीक है,
हमें जिससे संबंध बनाना होगा, हमसे जिससे भी संबंध रखना होगा हम रखेंगे। तो अब रूस है यहाँ पे, तो भारत और रूस का तो बहुत दिनों का संबंध है। एक कहानी है कि एक समय था भारत में जो है अकाल पड़ जाता है। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अकाल पड़ जाता है तो भारत को खाने के लिए जो जनता थी परेशान थी, अनाज नहीं थे उनके पास। तो क्या हुआ, ये अमेरिका ने भारत का बहुत ही मजाक उड़ाया था। ठीक है, बहुत बुरा मजाक उड़ाया था। और मजाक उड़ाया, उसके बाद में इंदिरा गांधी अमेरिका के सामने झुकती नहीं है, क्योंकि लेडी सिंघम थी वो। इंदिरा गांधी जी लेडी सिंघम थी, वो झुकती नहीं अमेरिका के सामने। जैसे तैसे जो है ये अकाल समाप्त हो जाता है। और अकाल समाप्त होता है तो 1960 के दशक में हमारे भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है। क्या आता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। एमएस स्वामीनाथन जी हैं हरित क्रांति के जनक जिसको बोलते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोलेंगे? एमएस स्वामीनाथन को बोलेंगे, एमएस स्वामीनाथन। अब पूरे विश्व में देखेंगे तो नॉर्मन बोरेलॉग हैं, नॉर्मन बोरेलॉग, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे हैं। ये हरित क्रांति के जनक हैं। जब हरित क्रांति आती है तो होता क्या है कि सिर्फ जो है खाने के लिए प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, हमें अधिशेष उत्पादन होता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बीज होते थे ना, उसमें हाइब्रिड टाइप के बीज का यूज होने लगा। तो हाइब्रिड टाइप के बीज का यूज होने लगा, उसमें पानी की भी कम हो सकता है, खादी की भी कम हो सकता है। तो मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ी, तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया अतिरिक्त। हमारे पास अब क्या हुआ, जब अधिशेष उत्पादन होने लगा तो हम धीरे धीरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, खासतौर पे गेहूं, चावल, ये सब का जो है हम लोग निर्यात करने लगे। ठीक है, एक्सपोर्ट करने लगे। अब आप वो कहानी देखो, आगे चलते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब देखो भारत क्या कर सकता है। भारत के पास ऐसे क्या रास्ते हैं जो अमेरिका का सामना कर सकेगा। तो देखें क्या रास्ते हैं। तो ब्राजील क्यों प्रसिद्ध है? ब्राजील जो है ये ऐसा देश है जिसने एग्रीकल्चर पे, जिसने कृषि पे भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। ठीक है, रिसर्च किया, खोजबीन किया, और इतना अच्छा अपना कृषि में ये लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। ठीक है, तो भारत को भी कृषि में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जब भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना, बाकायदे रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें कृषि में। और दूसरा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन देना है। जो अतिरिक्त टैक्सेस थोपे गए थे उसको कम करना होगा। अभी जब 15 अगस्त प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले से बोल रहे थे कि हम जो है स्वदेशीकरण का प्रयोग करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के समय में जैसे महात्मा गांधी ने स्वदेशीकरण की बात करी थी, उसका ठीक उससे अधिक मोदी जी ने कहा कि आप स्वदेशीकरण का अर्थ सिर्फ छोटा नहीं है। उसका कहने का मतलब कि आप अपने यहाँ बना रहे हो, सिर्फ अपना यूज नहीं कर रहे हो। यदि विदेशी कंपनियां भी भारत में आकर के बना रही हैं, आप भी बना रहे हो, भारतीय कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, जिसमें भारत के लोगों का पसीना लगा हो। ठीक है, किसका? भारत के लोगों का पसीना, भारत के मजदूरों का पसीना लगा हो, उस बंदे को आप सामान यूज करो। ठीक है, स्वदेशी आप सामान यूज करेंगे, भारत अपने मार्केट को बढ़ाएगा, एक्सपेंड करेगा और टैक्सेस को कम करेगा।
जहां पे भारत ने अधिक टैक्स लगाया है इनडायरेक्ट टैक्स, वो इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने की बात कही। जब इनडायरेक्ट टैक्स कम हो जाएगा तो हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है, हमारी जो वस्तुएं हैं जो तैयार होगी, रेडी होंगी, वो क्या होगा, उसमें हमारा जो पैसा लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है, उसमें उत्पादन में कम पैसा लगेगा। तो हम किसी भी देश में, जैसे हम सऊदी अरब भेजना चाहते हैं कोई चीज, या किसी भी देश में हम यदि बेच रहे हैं तो कंपटीशन हम कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, उसमें हमारा सस्ता पड़ेगा या अच्छा पड़ेगा तो माल हमारा बिकेगा, तो फायदा किसको होगा, भारत को होगा ना। तो ठीक है, और इतनी सब बातें जानना बहुत जरूरी था। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि भारत कैसा देश है। भारत गुट निरपेक्ष की बात करता है, कहता है कि भारत कहता है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं। ठीक है, कैसा देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। तो हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई भी देश ऐसा नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। कैसे, कुछ ऐसे मामले हैं जैसे आतंकवाद का मामला हो गया, ह्यूमन राइट्स का मामला हो गया, पर्यावरण का मामला हो गया। ऐसे क्षेत्रों में आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते। आप यहाँ पे कार्बन को उत्सर्जन कम कर रहे हो, लेकिन अमेरिका बहुत तेजी से कार्बन को उत्सर्जन कर रहा है। उसको मानना भी है कि कार्बन उत्सर्जन कुछ होता ही नहीं अमेरिका का। आप क्या करोगे, अकेले तो लड़ नहीं सकते। तो पूरे ग्लोबलाइजेशन में पूरे देश को मिलकर के इससे लड़ना पड़ेगा। तो आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हो ही नहीं। अच्छा, जो देश IMF का सदस्यता लिया हुआ है, किसका, IMF, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, यदि आप इन सब की सदस्यता ग्रहण करे हो तब पर भी आप इनके नीतियों को मानना पड़ेगा आपको। इनकी नीतियों को नहीं मानोगे, क्योंकि जब ये IMF बोला, जब भारत के पास पैसे नहीं रह गए, जब LPG का दौर था 1991 में, ठीक है, 1991 के दौर में IMF बोला ना कि भारत को हम एक शर्त पे पैसे देंगे, भारत जो है अपना बाजार खोलेगा, ठीक है, वैश्वीकरण करेगा, दूसरे देशों के लिए अपना बाजार खोलेगा, तब पैसे दूंगा। तो उसके नीतियों से प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। लेकिन फिर भी आप कह सकते हो, ये सब के होने के बावजूद भारत अपने स्वेच्छा से इन सब की सदस्यता ग्रहण किया है। जब चाहेगा तब छोड़ सकता है, इसलिए भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। ठीक है, थैंक यू।